भारत में तुर्क आक्रमण के कारण भारत में मुस्लिम राज की स्थापना होती, लेकिन भारत में राजपूतों का एक जो शक्तिशाली राजवंश जो कि 36 ब्रांच में बचा था, उनके होते हुए भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना कैसे हुई, या राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे, हम आज उसका अध्ययन करेंगे। अर्थात भारत जो कि राजपूतों से ही जाना जाता है, राजपूत पराजय के क्या कारण थे कि जिनके पराजित होने से भारत के हर स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में, धार्मिक स्थिति में और सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन आए, उसके क्या कारण रहे हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। और जब इसके न्यू में हमने जानने की कोशिश किया कि भारत में तुर्क राज या मुस्लिम राज की स्थापना कैसे हुई, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण मिलता है वो राजपूतों की पराजय होती है। लेकिन राजपूत जो कि एक वीर योद्धा जाति रही है और उनके द्वारा भारत के काफी प्रांतों पर शासन किया जाता रहा है, उनके द्वारा ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण उनकी पराजय हुई है, तो आज हम उसके बारे में करेंगे। राजपूत जात के लोग को हम जानते हैं कि वो अत्यंत वीर और पराक्रमी योद्धा होते हैं। राजपूतों के बारे में एक कथन कहा जाता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करना वो अपने लिए सौभाग्य की बात मानते हैं। इन गुणों के कारण भी वे मुस्लिम आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करने में असफल रहते हैं और अपने देश की स्वाधीनता को विदेशियों के हाथ में सौंपते हैं। राजपूतों का पतन हम देखते हैं तो किसी विशेष कारण का परिणाम नहीं होते हैं, इसके कई विभिन्न कारण होते हैं और विभिन्न कारणों ने ही इस दिशा में काफी योगदान प्रदान किया था। राजपूतों की पराजय का सबसे बड़ा कारण देखते हैं तो उस समय राजनीतिक एकता की कमी रही। जो सबसे पहला कारण है वो है राजनीतिक एकता की कमी। हम देखते हैं तो भारत में राजपूतों के कई छोटे छोटे राज्य रहते थे जो कि आपस में पारस्परिक संघर्ष में लगे रहते थे। प्रत्येक महत्वाकांक्षी शासक अपने पड़ोसियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करने की चेष्टा करता था। प्रत्येक राजपूत कुल अपने वंश को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता था। शासन का जो स्वरूप था वो सामंतवादी होने के कारण वास्तविक शक्तियां सामंतों के हाथ में रहती थी, जो केंद्रीय सत्ता की निर्बलता का लाभ उठा करके स्वतंत्र होने की ताक में रहते थे। आम जनता राजनीतिक विषयों से उदासीन रहती थी। देश की रक्षा करना वो अपना कर्तव्य नहीं समझती थी और ऐसी स्थिति में शासक का पतन होना निश्चित रहता है। तो राजपूतों के जो पराजय का सबसे बड़ा कारण था वो राजनीतिक एकता की कमी रही है, अर्थात वो आपस में ही राज्य या महत्वाकांक्षा के विस्तार में दूसरे पर आक्रमण करते थे। राजपूतों की पराजय के लिए उनकी सेना और सैनिक संगठन को भी उत्तरदायी मानते हैं। राजपूत सेना में पैदल सिपाही और हाथियों की संख्या सर्वाधिक होती थी। अच्छे घोड़ों की उनके पास कमी रहती थी। मुसलमान सैनिक लड़ाई की नई नई पद्धतियों से परिचित थे। उनके घोड़े और घुड़सवार दोनों ही राजपूतों से कहीं अच्छे होते थे। राजपूत सेना के हाथी कभी कभी बिगड़ करके अपनी ही सेना में भगदड़ पैदा कर देते थे। राजपूत सिपाही
तलवार, भाला, बर्छी आदि से युद्ध करते थे, जबकि मुसलमान सैनिक तीर चलाने में दक्ष होते थे। मुसलमानों की सेना में राजपूत सेना से भी काफी अच्छे सेनापति रहते थे। राजपूत लोग धर्म युद्ध करते थे, जिसके कारण वो युद्ध में भागते हुए शत्रुओं का पीछा नहीं करते थे। शरण में आए हुए सैनिकों को वो अभयदान देते थे। शत्रु पर, जो कि घायल शत्रु होता था, उस पर वार नहीं करते थे, उसे वो अपना धर्म मानते थे। इससे शत्रुओं का जो शक्ति था उनको दोबारा मतलब युद्ध करने का उत्साह प्रबल होता था, क्योंकि जानते थे कि अगर युद्ध में हमने पीठ दिखा दिया तो हम मारे नहीं जाएंगे। तो इससे शत्रु सेना दुगने उत्साह के साथ दोबारा आक्रमण करने का अवसर पाती थी। जबकि हम देखते हैं तो मुस्लिम सेना के जो सैनिक थे वो अपेक्षाकृत ज्यादा अनुशासित रहते थे। राजपूत सैनिक सामंतों द्वारा दिए जाते थे, इसलिए इसमें पेशेवर सिपाहियों की संख्या अधिक होती थी और उनमें एक रूपता नहीं आती थी। तो सेना का जो बनावट थी वो भी एक जो है कारण रहा है राजपूतों की पराजय का। अगला था सामाजिक संगठन। राजपूतों का सामाजिक संगठन दोषपूर्ण था और दोषपूर्ण होने के कारण उन्हें बड़ी बड़ी हानियां उठानी पड़ती थी। तत्कालीन भारतीय जो समाज था, जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं से ग्रसित था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शासन और देश की रक्षा का जो भार था वो केवल क्षत्रिय जाति के ऊपर रहा है। इसलिए इसी जाति से केवल सैनिकों का चुनाव होता था। समाज का एक बहुत बड़ा भाग देश की रक्षा से उदासीन रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें राष्ट्रीयता की भावना का लोप हो गया था। मुसलमानों को संपूर्ण भारतीयों की जगह स्पेशल राजवंशों से युद्ध करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उनकी सफलता निश्चित रहती थी। इसके अलावा हम देखते हैं सामाजिक स्थिति में बहुविवाह, द्रुत कीड़ा, मदिरापान, इसके कारण उस समय भारतीय समाज का नैतिक स्तर गिर गया था। उनमें तुर्कों जैसा ना साहस था और ना जोश था। तत्कालीन हिंदू धर्म भी राजनीतिक दृष्टि से राजपूतों की सैनिक शक्ति को निर्बल बनाते थे। उन पर एक और जहां पर बौद्ध और जैन धर्म की अहिंसा का सिद्धांत लागू होता था, वहीं पर भारतीय समाज कर्मवाद, भाग्यवाद या अनेक अंधविश्वासों से मिलकर के रहते थे और हिंदू सैनिकों की शक्ति को कुंठित करते थे। हम लोग उस समय भाग्यवादी हो गए थे। इसके कारण आत्मविश्वास की भावना का लोप हो चुका था। आम जनता मुस्लिम आक्रमण के समय या मुस्लिम शासन में त्रस्त होते हुए भी अपने पूर्व संचित कर्मों का फल मान करके उसके कष्ट को भोगने को तैयार रहती थी और उनका विरोध करना अपना कर्तव्य नहीं समझती थी। जबकि इसके विपरीत मुसलमान पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए वो उत्साह पूर्वक युद्ध करते थे। उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। उनकी सेना में जीवन शक्ति उस समय अधिक थी। राजपूतों के विरुद्ध मुसलमानों की सफलता का एक प्रमुख कारण ये भी था कि तुर्क विजेता राजपूत प्रतिद्वंदियों की तुलना में अच्छे और अनुभवी सैनिक रहे हैं।
तो ये सब जो ऐसे कारण थे, सामाजिक संगठन के कारण थे, जिसके कारण जो है हम मुस्लिम सेना से श्रेष्ठ नहीं हो पाते थे। इसके बाद हम देखते हैं सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन एवं अपने समकालीन राजपूत शासक जयपाल, भीम, भोज, पृथ्वीराज, जयचंद्र आदि की अपेक्षा उच्च कोट के सेनानायक रहे। उनमें सैनिक संगठन और युद्ध संचालन की योग्यता राजपूत राजाओं की अपेक्षा कहीं अधिक रही। राजपूत शासकों से युद्ध क्षेत्र में भी हमने भयंकर भूले होते हुए देखा। जैसे कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने करने के बाद उसका वध नहीं किया था और उसे भाग जाने दिया था। इसी भूल का फल ये होता है कि मोहम्मद गोरी अपनी सैनिक शक्ति को संगठित करने का अवसर पाता है और उसका फल पृथ्वीराज को तुरंत अगले वर्ष भुगतना पड़ता है। तो हम देखते हैं कभी कभी राजपूतों को जो है उनके इन व्यवहार के कारण भी युद्ध में पराजित होना पड़ा है। इसके साथ देखते हैं तो राजपूतों को दुर्भाग्य के कारण भी कई युद्ध हारने पड़ते थे, अर्थात उनको दुर्भाग्यपूर्ण संयोग का सामना करना पड़ता था। जिस समय जयपाल सुबुक्तगीन के विरुद्ध राज पर आक्रमण किया था, उस समय राजपूत सेना की विजय निश्चित थी, लेकिन इसी समय राजपूत सेना पर भारी बर्फ और ओले पड़ते हैं, जिससे कि उनके अनेक सैनिक युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं और जो बचते हैं उनका उत्साह भंग होता है। इसके कारण उसको अपमानजनक शर्तों पर संधि करनी पड़ती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पंजाब के हिंदू शासक आनंदपाल का जब महमूद गजनवी से युद्ध चल रहा था, उस समय भी राजपूतों की सफलता लगभग निश्चित थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके हाथी बारूद की आग से भड़क जाते हैं और परिणाम स्वरूप उनके सेना पर ही वापस दौड़ने लगते हैं, जिससे कि खलबली या भगदड़ मच जाती है। वो अपनी ही सेना में पीछे लौटते हैं और अपनी ही सेना का नुकसान कर देते हैं। तो ये किसी की गलती नहीं होती है, ये दुर्भाग्य होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रावर के मैदान में जब जयचंद्र की सेना मोहम्मद गोरी से काफी वीरता पूर्वक युद्ध कर रही थी, उसी समय जयचंद्र की आंख में एक तीर लग जाता है और तीर लगने के कारण वो अपने हाथी से गिर जाता है। राजपूत अपने राजा या सेनापति को मरा मान करके युद्ध के उत्साह को छोड़ देते हैं और इस युद्ध में राजपूतों को पराजित होना पड़ता है। तो इस प्रकार से भी कई घटनाएं होती हैं जो युद्ध में राजपूतों के विरुद्ध जाती हैं और मुस्लिम सेना के पक्ष में जाती हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो आज भारत के इतिहास का स्वरूप ही दूसरा होता। तो हम देखते हैं कि राजपूत की पराजय जो है वो अनेक कारणों से हुई है। राजपूतों ने कभी आक्रामक युद्ध नहीं किया था, वो हमेशा सुरक्षात्मक युद्ध करते थे। जबकि बार बार तुर्क का आक्रमण होने पर उनको भारतीय राजाओं का एक संघ बना करके संगठित होकर के उनके विरुद्ध एक अस्थायी मोर्चा बनाने की आवश्यकता रहनी थी। आक्रमणकारियों के वापस जाने पर वे देश की सुरक्षा को निश्चित हो जाते थे और फिर से अपने अंदरूनी लड़ाई झगड़ों में व्यस्त हो जाते थे। उनमें दूरदर्शिता, कूटनीतिक भावना का अभाव रहा है और यही ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण राजपूतों का पतन हो जाता है।
और राजपूतों के पतन के कारण ही भारत में इस्लाम धर्म या तुर्की राज्य की स्थापना होती है। तो आज के वीडियो में हमने राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे उसका अध्ययन किया है, लेकिन इसके साथ ही हम अब रुकते हैं और उत्तर भारत के इतिहास को यहाँ पर विराम दे करके अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा वो दक्षिण भारत के कौन से राज्य थे, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश था, दक्षिण भारत की कौन सी संस्कृति थी, दक्षिण भारत के साहित्य क्या थे, उनकी कला क्या थी, उनके मंदिर क्या थे, उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद ही हम वापस आकर के राजपूतों के पराजय के बाद भारत में जो तुर्क स्थापना होती है, सल्तनत काल चलता है या मुगल काल होता है, उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।